हाय स्टूडेंट्स, माय नेम इज एस.एम. रंजन। आज हम लोग इंग्लिश के स्ट्रेटेजी को लेकर के डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप बहुत बार बोल रहे थे कि सर इंग्लिश का क्या स्ट्रेटेजी रख करके हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए, तो आपको हम उसके बारे में बता दें थोड़ा, है ना। जब आप बात इंग्लिश के स्ट्रेटेजी को करते हो तो इसमें देखो दो तीन बात पे आपका खासा ध्यान होना चाहिए। फर्स्ट तो आपका हो गया वही ग्रामर का सेक्शन, तो वह है ही। उसके बाद आपका सेकंड थिंग है, जैसे यहाँ पे हम फर्स्ट हो गया तुम्हारा ग्रामर, सेकंड है वोकैबुलरी वोकैब, और थर्ड है आपका सबसे लास्ट। जो तीन सेक्शन में इंग्लिश से क्वेश्चन आता है, एक ग्रामर, सेकंड है वोकैबुलरी और थर्ड है तुम्हारा कंप्रीहेंशन सेक्शन। अब जैसे बार बार तुम लोग बोल रहे थे कि सर इसमें क्या स्ट्रेटेजी रखें, तो उसके लिए हम आपको बता दें। देखो कोई मुश्किल काम नहीं है। आप यदि सही से 3 से 4 महीना अगर ध्यान दो, है ना, तो ये बहुत ईजी है। और जैसा कि हम देखते हैं कि आप लोग बहुत मतलब डरे रहते हो, बहुत फियर में हो कि भाई होगा कि नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा। तो देखो ग्रामर जो है ये कंप्लीट, इसमें तुम्हारा अगर देखो नाउन से लेकर के नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। अब देखो ध्यान देना, ये जो कंप्लीट पार्ट है, ठीक है, यदि आप सही ढंग से इसको करें तो 2 से 3 महीना में आपका लगभग पूरा हो जाएगा, यदि आप 10 to 20 पॉइंट्स एक दिन में भी कर रहे हो तब। ठीक है, तो 10 to 20 पॉइंट्स यदि आप एक दिन में कर रहे हैं तो ये आपका पार्ट लगभग 2 से 3 महीना में क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, ग्रामर आज हम लोग वोकैबुलरी पे बात करेंगे और फिर ग्रामर पे भी बात होगा चैप्टर वाइज, है ना। नाउन स्टार्ट, फिर प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो आप थोड़ा सा ग्रामर पे पकड़ ठीक ठाक रखो। और वोकैबुलरी में क्या क्या सेक्शन है भाई, सबसे फर्स्ट है आपका सिनोनिम्स, सेकंड है एंटोनिम्स, थर्ड है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 4 है इडियम्स एंड फ्रेजेज, और इसमें आता है स्पेलिंग टेस्ट में आता है ना, जिसमें रॉन्गली स्पेल्ड या करेक्टली स्पेल्ड। बट आप यदि सिनोनिम्स ठीक ठाक कवर करते हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो ये आपका स्पेलिंग टेस्ट कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, कुछ ज्यादा है नहीं। यदि आप सिनोनिम्स के 2000 वर्ड्स पे सही ढंग से पकड़ बनाते हो, ओनली 2000, है ना, 2000 वर्ड्स को यदि सही ढंग से आप रिवाइज करते हो, है ना, उस पे सही ढंग से आपका पकड़ है, तो ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स लगभग वहां से कंप्लीट हो जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तुम्हारा 600 to 700 लगभग यदि याद रखोगे तो, है ना, अप्रोक्स तुम्हारा लगभग एग्जाम का जो भी क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएगा। इडियम्स एंड फ्रेजेज भी ठीक ठाक 600 से 700। यानी कि देखो प्लान बना करके आपको काम करना होगा। जैसे अगर मान लो कि 20 वर्ड्स अ डे कर रहे हो आप सिनोनिम्स का, तो दैट इज सफिशिएंट। क्योंकि आप देखो अगर 20 वर्ड्स अ डे करें तो हम 100 डेज में हमारा ये पार्ट, यानी कि सिनोनिम्स वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। और 100 डेज कितना है भाई, 3 मंथ्स, यदि रेगुलर हम 20 केवल कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान रखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यदि आप करना चाहो तो एक मतलब 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक दिन का आप रख सकते हो। मतलब एक दिन में आप 10 रखें, मिनिमम आपको 10 रखना ही चाहिए। अब देखो हम जब प्रिपरेशन करते थे तो हम क्या करते थे ना, कि मतलब 2 दिन 3 दिन में पूरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करके उसके बाद केवल रिवाइज कर रहे हैं बार बार। तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, आप कितना याद किए वो मैटर नहीं करता, है ना, आप उसको पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, और उसके बाद उसको कितना रिवाइज कर रहे हो आप, मैटर ये करता है। तो आपको यहाँ थ्रूली रिवाइज भी करना होगा, है ना। और ठीक 10 इडियम्स एंड फ्रेजेज रखते हो तो देखो आप अगर यहाँ देखें तो मोटा मोटी 3 मंथ्स में आपका वोकैब कंप्लीट हो जाता है। तो जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे तो लगभग 3 महीने में हमने वोकैब को कंप्लीट कर लिया था। आपको हम बता दें कि करंट में तो हम अभी कोलकाता में पोस्टेड हैं, है ना, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर के रूप में वर्क कर रहे हैं अभी। ठीक है, लेकिन आपको ये बात भी जानना चाहिए कि हमने 2014 से सीजीएल देना स्टार्ट किया, 13 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ,
14 में दिया, 15 में दिया, 16 में दिया और 17 में दिया। अभी हम करेंटली 15 के सीजीएल से पोस्टेड हैं सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर। अब बोलोगे 16, तो 16 में भी ठीक ठाक मार्क्स था, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ कि 15 का जो फिजिकल का डेट था और 16 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट वो दोनों एक साथ आ गया था, ठीक है, जिसके कारण से हमको ये स्किप करना पड़ा। और 17 में क्या हुआ, 17 में मार्क्स उतना ज्यादा नहीं आ रहा था, 527-28 के करीब था, यदि आप प्री को मिला लो, मेंस को मिला लो और डिस्क्रिप्टिव मिला लो तो, ठीक है। लेकिन और दूसरी बात ये भी हम आपको बता दें कि भाई आप मतलब इसमें जैसे हम बहुत ज्यादा मार्क्स तो लेकर के आए नहीं, लगभग मार्क्स इसी के आसपास रहा है। तो इसके पीछे रीजन क्या था कि हम 2013 से पढ़ा रहे हैं ना, 2013 से लेकर के हमने 17 तक पढ़ाया। तो आप एक चीज यहाँ पे ध्यान दे सकते हो कि कोई आदमी यदि कंटिन्यूअसली वो पढ़ाने में लगा हुआ है, उसके बाद भी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करके, है ना, तो अभी ये तो हम 15 वाला ज्वाइनिंग सब लगभग 17 में यानी मई 2017 से ज्वाइन किए हुए हैं हम इस डिपार्टमेंट में, सीबीआईसी में। अब देखो ध्यान देना, और सीएचएसएल वगैरह का बात उतना ज्यादा नहीं करेंगे, आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो देखो जो सीएचएसएल कंप्लीट कर लेगा वो सीजीएल भी कंप्लीट कर लेगा, है ना। तो पहले आपका फोकस होना चाहिए सीएचएसएल, यदि आप इंटरमीडिएट में हो तब, है ना, और यदि 2 साल 1 साल आप गुजार चुके हो तो आप थोड़ा ध्यान से इसको समझेंगे कि भाई सीजीएल का सिलेबस क्या है, पढ़ना कैसे है। देखो तुमको डिसाइड करना है, होता क्या है ना कि मार्केट में बहुत सारे स्ट्रेटेजिस्ट हैं, वो बताने वाले कि ऐसे करो वैसे करो, नहीं, ये टोटली डिपेंड करता है आप पे कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, चीजों को कितना लाइटली नहीं ले रहे हैं, चीजों को कितना सीरियसली ले रहे हैं। आप जब तक ये काम नहीं करोगे, है ना, और जब तक आप ये एक प्लान बना करके काम नहीं करोगे कि आखिर हम कर क्या रहे हैं, करना कैसे है, तब तक ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये देखो मुश्किल से आपको इतना कंप्लीट करना है वोकैब वाले सेक्शन में, और आप जानते हो कि अभी का सिलेबस क्या है, वही सीजीएल या सीएचएसएल का बात करें तो उसमें आपका 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स का है, उसमें 25 मैथ्स है, 25 इंग्लिश है, 25 रीजनिंग है और 25 जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आता है या जनरल स्टडीज का, ठीक है। तो ये तुम्हारा 100 क्वेश्चन का सिलेबस है। मेंस का बात करोगे फिर से तुम्हारा इंग्लिश मैथ्स पे फोकस करना पड़ेगा, 200 मार्क्स का होगा इंग्लिश और 200 मार्क्स का 100 क्वेश्चंस आता है मैथ्स में, उसमें 200 मार्क्स आपका 200 मार्क्स का होगा मैथ्स और 200 मार्क्स का होगा इंग्लिश। और लास्ट में आपको सीएचएसएल में आपको सेकेंड एग्जाम मतलब मेंस नहीं देना है, आपको केवल यहाँ पे प्री देना है और उसके बाद आपका होगा डिस्क्रिप्टिव, क्लियर है। अब वो 100 मार्क्स का होता है, उसमें आपको एक एसे और एक लेटर लिखना रहता है। और सेम सीजीएल में आपको जब मेंस हो जाएगा तो मेंस के बाद आपको लिखना होगा 100 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव आता है, जिसमें आप एक लेटर लिखोगे और एक लिखोगे एसे, क्लियर है। अब देखो ये हो गया, और जब ये सीजीएल में इसके बाद जैसे पहले तो 200 मार्क्स का प्री हो गया, 400 मार्क्स का तुम्हारा मेंस हो गया और 100 मार्क्स का क्या हो गया, डिस्क्रिप्टिव हो गया। अब इसके बाद डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट के लिए क्वालिफाई किए हो, तो वहां पे आपको सीपीटी देना होगा, है ना। टाइपिंग टेस्ट तो आपको सबको देना ही होगा, लेकिन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए कुछ लोगों को अलग शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। और सेकेंड थिंग आपका जो लोग मतलब ये क्या बोलता है टाइपिंग के लिए क्वालिफाई करते हैं, जो पोस्ट जैसे देखो ना उसमें कुछ सी ग्रुप का पोस्ट है और कुछ बी ग्रुप का पोस्ट है, ठीक है, तो वो उस बेसिस पे डिवाइड करते हैं, बाकी वो तो बात की बात है। तो आपको यहाँ पे जैसे वोकैबुलरी पहले पूरी समझना होगा, वोकैब कंप्लीट होगा तो ग्रामर के अंडरस्टैंडिंग में हेल्प मिलेगा। अब देखो चीजों को होता क्या है ना कि हम ग्रामर को समझते हैं, उसको ट्रांसलेट करके, हम लोग का प्रॉब्लम यही है क्योंकि हम लोग मान लो हम लोग को इंग्लिश पढ़ना ही है तो हम लोग तो अपने लैंग्वेज में इंग्लिश पढ़ते हैं, है ना। और जब हमारे लैंग्वेज में कोई गलत बोलता है तो हम अपने लैंग्वेज में गलती को पकड़ने के लिए हमको अलग से रूल की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हमें उसके बारे में पता है ना। अगर हम यहाँ पे बोलें कि राम ने रावण से मारा तो बोलोगे गलत है, वहां पे लिख आप बोलो दोगे कि राम ने रावण को मारा, ठीक है। तो अब ये लैंग्वेज का पकड़ है जिसके कारण से हमें उस पर ज्यादा डीप जाना नहीं है। अब देखो ध्यान देना, वोकैब यदि आप कंप्लीट करते हो पूरा, है ना, तो उसके बाद ग्रामर के अंडरस्टैंडिंग में हेल्प मिलेगा और ग्रामर का रूल्स जो भी है, ठीक है, आप कंटिन्यूअसली बने रहो, बताओ कि हम मेहनत कर रहे हैं। आप नहीं बताओगे, है ना, जब आप वीडियो देखें तो वीडियो देखने के बाद कमेंट करके बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है। जब आप कुछ नहीं बोलते हो तो हमें रियलाइज होता है कि भाई तुमको किसी चीज का जरूरत ही नहीं है, तुम तो पूरा कंप्लीट हो चुके हो। अब देखो ग्रामर और वोकैब का पूरा समझ आपके पास होगा तो ये कंप्रीहेंशन वाले सेक्शन में आपको हेल्प मिलेगा, जिसमें आपका पैसेज आता है,
सेकेंड आपका क्लोज टेस्ट हो गया, और इसी में थर्ड आपका है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ठीक है, अब ध्यान देना यहां से भी ये सेक्शन कैसे होगा भाई, तो अरे भाई ग्रामर और वोकैब को कंप्लीट करो ना, वोकैब और ग्रामर को कंप्लीट करोगे तो कंप्रीहेंशन सेक्शन लगभग हो जाएगा। बाकी ठीक है, आगे मेहनत करो, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया कंप्लीट स्ट्रेटेजी। अगर आप इसको सही से लेकर के चले, ज्यादा दिन तक नहीं है ना, मान लो ना मैक्सिमम 4 से 5 महीना, 4 to 5 मंथ्स, यदि रेगुलर कर लेते हो तब। अभी देखो कंपटीशन तुम्हारा कितना बड़ा है वो तो तुम देख ही सकते हो, और मेहनत नहीं करोगे तो फिर कहां से पॉसिबल है। क्योंकि अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, अभी आप घर में बैठे हो तो कुछ नया ट्राई कर सकते हो। यदि आप एसएससी का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो भी एग्जाम होगा लगभग अभी 4-5 मंथ 6 मंथ्स के बाद ही होगा। और यदि आप इस बेसिस पे प्रिपरेशन करेंगे तो जरूर आपका मार्क्स इंक्रीज करेगा। और देखो जब आप ये डेली बेसिस पे ये चीजें कर रहे हैं तो इसके बाद 2-3 चीजों का और ध्यान रखना है। बोलोगे वो क्या? आपको सबसे पहली बात कि आपको डेली बेसिस पे अपना परफॉर्मेंस इवेल्युएट करना होगा। अब डेली बेसिस पे परफॉर्मेंस इवेल्युएट कैसे करोगे भाई, तो डेली बेसिस पे परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने के लिए आपको हर दिन 25 क्वेश्चंस बनाना होगा इंग्लिश का, है ना। 25 क्वेश्चंस बनाओगे इंग्लिश का, जैसे आप मान लो कोई सेट प्रैक्टिस का बुक ले लो, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीवियस पेपर, है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा एग्जाम में काम वही आता है। तो आप एक एमबी पब्लिकेशन का प्रीवियस पेपर ले लो, उसमें 25 क्वेश्चन बनाए, और उसमें आप ध्यान देना कि 25 क्वेश्चन जब आप बनाए हो तो कहां कहां प्रॉब्लम आया, है ना, कितना नंबर आया, कितना मार्क्स आया। तो आप देखोगे यदि आप काम करते जा रहे हो तो ग्रेजुअली तुम्हारा मार्क्स इंक्रीज करेगा। तो पहले लेकिन आपको क्या करना है, पहले 25 क्वेश्चन का सेट बनाओ। मान लो स्टार्ट में तुम्हारा 10 सही होगा, 8 सही होगा, लेकिन धीरे धीरे जब ये काम करते जाओगे ग्रामर और वोकैब पे तो तुम्हारा धीरे धीरे मार्क्स इंक्रीज करेगा। ठीक है, और आप देखिए होता क्या है, आप पढ़ते हैं, जस्ट पढ़े और भाई चलो हुआ, उसके बाद फिर हटा दिए, नहीं। जब आप पढ़ रहे होते हो तो मान लो कुछ नया चीज मिला है ना, मान लो कोई नया वर्ड मिला जो आपको नहीं आता है, तो उसके लिए आप ऐसा एक कलेक्शन बनाएं, एक ऐसा डायरी बनाएं जिसमें आपको केवल जो नहीं आता हो या जिसमें आपको प्रॉब्लम आया हो आप उसको नोट कर सको, है ना। ये मेन इंपॉर्टेंट ये है आपका कि आप एक डायरी बनाएं और जिसमें आपको जो इंपॉर्टेंट, जो जहां पे प्रॉब्लम हुआ जब आप पढ़ रहे थे तो उसको नोट करें। और नोट करने के बाद क्या करना है, रख नहीं देना है, नोट करने के बाद आपको रिवाइज करना है। और जैसे जैसे आप रिवाइज करते जाएंगे तो देखते जाएंगे कि आपका नॉलेज तो इनरिच होगा ही और धीरे धीरे मार्क्स आपको बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। देखो एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट जो है वो यदि 100 क्वेश्चन है तो एवरेज स्टूडेंट उसमें जा करके एग्जाम में 60 to 70 क्वेश्चन कर आता है। लेकिन आज का परिवेश ये है कि 120-130 मार्क्स लेकर के आ रहे हो तो फाइनल रिजल्ट नहीं ही होगा, ये मान करके चलना है ना। तो अब देखो ज्यादा एवरेज अगर आप स्टूडेंट है तो 60-70 क्वेश्चंस आप सही कर पा रहे हो, तो आपको यहाँ प्लस जो करना है वो केवल करना है 20 to 30 क्वेश्चन, यानी कि हम लगभग 80 क्वेश्चन यदि सोल्व कर ले रहे हैं एग्जाम में तो 160 मार्क्स तुम्हारा आ जाता है। तो तुमको कम से कम 80 to 90, है ना, 20 क्वेश्चन तो आपको प्लस करना ही होगा, तो 20 केवल प्लस करना है। तो आप धीरे धीरे जब चीजों को, जब नॉलेज आपका बढ़ेगा तो फिर आपको समझ में आएगा कि हमको कहां प्रॉब्लम हो रहा है और क्या हमको इंप्रूव करने की जरूरत है। तो आपको देखो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपना स्ट्रेटेजी खुद बनाना पड़ेगा, कोई आपको बना करके नहीं देगा। आप कैसे पढ़ोगे ये आपको सोचना है। आज मैक्सिमम तुम लोग क्या करते हो भाई, ये चैनल वो चैनल, इस चैनल पे देखो उस चैनल पे देखो, ये सब काम करोगे तो कभी कुछ नहीं होने वाला है। तुमको हम क्या बोले, पहली बात आप बनाओ, सीट बनाओ, कैसे कैसे हमको सोल्व करना है ना, और उसके बाद फिर हमको वोकैब में क्या क्या याद करना है, जब सेट बना रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है, इतना काम करो 4-5 महीने में। उसके बाद हमको बताना कि आपको तुम्हारा इंग्लिश इंप्रूव किया है कि नहीं, स्कोर इंप्रूव किया है कि नहीं। क्लियर है? तो अब देखो हम यहाँ पे आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। आज हम वोकैब के एक सेक्शन को उठाते हैं जिसमें हम लोग 10 इडियम्स एंड फ्रेजेज को देखेंगे और 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखेंगे। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा पेज। ठीक है, थोड़ा ध्यान से मेहनत करो, सब हो जाएगा। ये है इडियम्स एंड फ्रेजेज का। ठीक है, ध्यान देना। फर्स्ट इडियम्स है तुम्हारा
क्या लिखा हुआ है भाई, अ नकल सैंडविच। अब देखो नकल क्या होता है, जैसे ये हमारा फिंगर है ना, तो फिंगर को जो मोड़ते हैं हम, तो इस पार्ट को, जो मुड़ा हुआ पार्ट, ये पार्ट है, इसको बोला जाता है नकल, है ना। अब जरा ध्यान देना, नकल सैंडविच। अब जरा सोचो कि ये नकल सैंडविच का मतलब क्या होता है, दिमाग पे जोर डालो कि क्या कभी सुने हो कि नकल सैंडविच का मतलब क्या होता है। तो नकल सैंडविच का मतलब होता है पंच। पंच का मतलब क्या है, मुंह पे मुक्का मारना, है ना, दैट इज कॉल्ड नकल सैंडविच। तो पंच का मतलब क्या होता है, मुंह पे मुक्का मारना, उसे हम बोलते हैं पंच, है ना। तो डू यू वांट अ नकल सैंडविच, क्या तुम्हारे मुंह पे एक जोरदार मुक्का दें, है ना, तो दैट इज कॉल्ड पंच। तो ध्यान रखना, अ नकल सैंडविच का मतलब क्या होता है, पंच। तो ध्यान रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आ सकता है, आगे ध्यान देना। इन द सोप। अब देखो इन द सोप का मतलब क्या होता है, सूप समझते हो, इन द सूप। सूप क्या होता है भाई, जब आप मार्केट जाते हैं सूप पीने के लिए, है ना, तो जो चीज को, मान लो कि आप चिकन सूप पी रहे हो या जो भी, है ना, तो सूप का मतलब होता है, जो देखोगे उसको क्या बोलता है, ओवन पे रख करके उसको खौलाते रहता है। अब बताओ जो उसमें है, मतलब जो सूप में है, चिकन जो उसमें डालता है, चिकन का पीस, वो तो बराबर कहाँ रहता है भाई, खूब गर्मी में रहता है। और सूप का, तो इन द सूप का मतलब क्या हो जाएगा, इन अ बैड सिचुएशन और इन ट्रबल। बैड सिचुएशन में होना या समस्या में होना, जो हिंदी वाले लोग हैं वो लिख लेंगे हिंदी में, और जो इंग्लिश जिसको लिखना है वो इंग्लिश में लिख लेना, समस्या में होना। तो इन द सोप का मतलब क्या है, समस्या में होना। द स्टंट लैंडेड हर इन सोप। अब बताओ, मान लो कि आप छत पे खड़े हो और छत पर से कोई भाई बोला कि भाई हमको तो स्टंट दिखाना है, तो आप छत पर से क्या किए, कूद गए, है ना, तो वही तुम्हारा क्या हो गया, समस्या में पड़ गए। तो इन द सोप का मतलब होता है समस्या में होना। क्लियर है, तो द स्टंट लैंडेड हर इन सोप। क्लियर है, आगे है तुम्हारा नेक्स्ट, पॉलिश द एप्पल। पॉलिश द एप्पल का मतलब, एप्पल तो देखो, एप्पल का मतलब सेब, सेब तो अच्छा होता ही है, अब आप उसको पॉलिश कर रहे हो, तो पॉलिश द एप्पल का मतलब होता है फ्लैटर। फ्लैटर का मतलब चापलूसी करना, किसी का फेवर लेने का प्रयास करना, और प्रेज, मान जानते हुए भी कि कोई आदमी ठीक नहीं है, फिर भी आप उसका चापलूसी कर रहे हैं, ऑयलिंग कर रहे हैं, फ्लैटरिंग कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलिश द एप्पल। क्लियर है, जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आई विल नेवर पॉलिश द एप्पल फॉर माई बॉस, मतलब मैं कभी भी अपने बॉस का क्या नहीं करूंगा, फ्लैटरिंग नहीं करूंगा। आई बिलीव इन ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्किंग, तो मैं किस चीज में भरोसा करता हूं, ऑनेस्टी में और हार्ड वर्किंग में। तो ध्यान रखना, पॉलिश द एप्पल का मतलब होता है फ्लैटर और प्रेज। क्लियर है, नेक्स्ट है तुम्हारा बनाना रिपब्लिक। बनाना रिपब्लिक का मतलब होता है वो कंट्री, है ना, जो पॉलिटिकली अनस्टेबल है। पॉलिटिकली क्या है, अनस्टेबल है, और बोल सकते हो पुअर और करप्ट कंट्री। बनाना रिपब्लिक का मतलब है जो पॉलिटिकली अनस्टेबल है, यानी जो पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है ना, पॉलिटिकली अनस्टेबल है, और पुअर और करप्ट कंट्री है, मतलब जो गरीब देश है, भ्रष्ट देश है, दैट इज कॉल्ड बनाना रिपब्लिक। इफ द करेंट प्राइम मिनिस्टर विंस द इलेक्शन अगेन, यदि जो करेंट प्राइम मिनिस्टर है वो इलेक्शन जीत जाते हैं, नो बडी कैन सेव आवर कंट्री फ्रॉम बिकमिंग अ बनाना रिपब्लिक, तो कोई भी हमारे देश को बनाना रिपब्लिक मतलब पुअर और करप्ट होने से बचा नहीं सकता। ठीक है, सीरियसली मत ले जाना, हम सेंटेंस केवल दिए हैं। तो बनाना रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, जो कंट्री पॉलिटिकली अनस्टेबल है, अनस्टेबल UNSTABLE होगा, और पुअर और करप्ट कंट्री यानी कि जो गरीब और कमजोर भ्रष्ट देश है, कमजोर देश है, दैट इज कॉल्ड बनाना रिपब्लिक, है ना। आप जरा सोच के देखो, बहुत सारे फल होते हैं तो उसमें बनाना का क्या वैल्यू है, रिपब्लिक तो गणराज्य है, देश है। अब जरा सोच के देखो, अब बनाना का मतलब ही होता है जो वीक है, तो अब बनाना रिपब्लिक का मतलब क्या हो जाएगा, पॉलिटिकली अनस्टेबल, पुअर और करप्ट कंट्री। नेक्स्ट, सेकेंड बनाना। अब बताओ सेकेंड बनाना का मतलब क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट, असिस्टेंट। आप मान लो मार्केट में बनाना खरीदने के लिए गए तो आपने दो टाइप का बनाना देखा, ठीक है, एक जो महंगा था 60 रुपए डजन था, है ना, और एक 40, आप 40 वाला प्रेफर किए आपने, यानी कि सेकेंड बनाना को प्रेफर किया है, तो ये हो जाएगा सबऑर्डिनेट या असिस्टेंट। तो आई कैन नॉट वर्क एज अ सेकेंड बनाना इन दिस कंपनी, क्या बताना चाह रहा है कि मैं इस कंपनी में
सेकेंड बनाना असिस्टेंट का काम नहीं कर सकता, तो सेकेंड बनाना का मतलब क्या होता है, सबऑर्डिनेट और असिस्टेंट। क्लियर है। अब देखो अपसेट द एप्पल कार्ड्स, तो नेक्स्ट है तुम्हारा अपसेट द एप्पल कार्ड्स का मतलब होता है स्पॉइल द प्लान। देखो जो हिंदी वाले हैं उनके लिए हिंदी लिख दें हम यहाँ पे, पॉलिश द एप्पल का मतलब है चापलूसी करना, ठीक है। और बनाना रिपब्लिक मतलब गरीब या भ्रष्ट देश, कॉपी में लिख लेना अगर नहीं पता होगा तो, ठीक है। और ये हो जाएगा अधीनस्थ या फिर बोल सकते हो सहायक। नेक्स्ट है तुम्हारा अपसेट द एप्पल कार्ड्स, तो अपसेट द एप्पल कार्ड्स का मतलब होता है स्पॉइल द प्लान। स्पॉइल द प्लान्स मतलब है योजना पर पानी फेर देना या विफल कर देना, दैट इज कॉल्ड अपसेट द एप्पल कार्ड्स। तो राजेश ऑलवेज अपसेट्स द एप्पल कार्ड्स एंड नेवर एग्रीड विथ एनीबॉडी इन द क्लास। राजेश जो है हमेशा प्लान बिगाड़ देता है और कभी भी किसी से सहमत नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा सैलड डेज। सैलड सलाद जिसको आप बोलते हो, है ना, तो ये होता है द पीरियड देखो सैलड डेज क्या लिख रहे थे, द पीरियड व्हेन वन इज यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड। देखो मतलब वो समय जब कोई, मतलब वो पीरियड जब कोई युवा हो, इसको आप बोल सकते हो युवा या अनुभवहीन। वो समय जब आप क्या हैं, यंग हैं और इनएक्सपीरियंस्ड हैं, दैट इज कॉल्ड सैलड डेज। तो रितिका बाज इन हर सैलड डेज देन, मतलब उस समय रितिका अपने युवा अवस्था में थी, एंड फेल इन लव इजिली, और वो इजिली प्रेम में पड़ गई। तो ध्यान रखना सैलड डेज का मतलब क्या होता है, युवा या अनुभवहीन। नेक्स्ट है देखो पोटैटो से तीन वर्ड रिलेट कर रहा है, एक है हॉट पोटैटो, सेकेंड है कॉच पोटैटो और थर्ड है स्मॉल पोटैटोज, है ना। अब देखो ध्यान देना, हॉट पोटैटोज का मतलब होता है कंट्रोवर्शियल इशू, इसको आप हिंदी में बोल सकते हो विवादास्पद मुद्दा। जब हम बात करते हैं हॉट पोटैटो का, तो हॉट पोटैटो का मतलब है कंट्रोवर्शियल इशू, है ना, विवादास्पद मुद्दा। तो हॉट पोटैटो का मतलब क्या होगा, कंट्रोवर्शियल इशू। द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इशू, मतलब जो रेशियल जाति के आधार पे जो क्या है डिस्क्रिमिनेशन है, जो हम भेद करते हैं, ये जो इशू है ये पॉलिटिकल हॉट पोटैटो है, मतलब ये राजनीतिक रूप से देखा जाए तो ये एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, कंट्रोवर्शियल इशू है। तो हॉट पोटैटो का मतलब होता है कंट्रोवर्शियल इशू। नेक्स्ट है तुम्हारा कॉच पोटैटो। कॉच पोटैटो का मतलब होता है अ पर्सन हु टेक्स लिटिल और नो, मतलब लिटिल एक्सरसाइज लिख दो, लिटिल एक्सरसाइज एंड बाचेज अ लॉट ऑफ टेलीविजन, जो बहुत ज्यादा टेलीविजन देखता है ना, और जो एक्सरसाइज नहीं करता है, बिल्कुल पड़ा रहता है। कॉच का मतलब ही होता है भाई कि चुपचाप पड़े रहना, है ना। तो कॉच पोटैटो का मतलब हो जाएगा अ पर्सन हु टेक्स लिटिल एक्सरसाइज, मतलब कोई एक्सरसाइज नहीं करना और बहुत ज्यादा वो टेलीविजन देखना, दैट इज कॉल्ड कॉच पोटैटो। रणधीर हैज बिकम अ कॉच पोटैटो सिंस ही लॉस्ट द जॉब, जब से उसने जॉब खोया है वो एकदम घर में बैठा रहता है, कुछ नहीं करता है और केवल टेलीविजन देखते रहता है। अब देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा ग्रामर का रूल अप्लाई हुआ है, जब हम सिंस की बात करते हैं तो सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट आता है जब कंजंक्शन का काम कर रहा होगा तब, और यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट आएगा या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। खैर इसको आगे हम ग्रामर में देखेंगे, ठीक है। अब देखो स्मॉल पोटैटोज, अब बताना स्मॉल पोटैटोज क्या होगा। भाई जो छोटा आलू है उसका वैल्यू नहीं होता है, तो आप इसको बोल सकते हो अनइम्पोर्टेंट, जो महत्वहीन है, जिसका कोई वैल्यू नहीं है। आप मार्केट जाते हो ना आलू खरीदने के लिए, तो आप मीडियम साइज या बड़ा बड़ा सेलेक्ट करते हैं, स्मॉल पोटैटोज को छोड़ देते हैं क्योंकि वो लगता है आपको अनइम्पोर्टेंट है। तो बी आर स्मॉल पोटैटोज एज द मैनेजर डिड नॉट लिसन टू अस, हम लोग अनइम्पोर्टेंट है, महत्वहीन है क्योंकि मैनेजर सुनता ही नहीं है, है ना।
आगे ध्यान देना। नेक्स्ट है तुम्हारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब देखो यहाँ पे हम लोग आज देखेंगे टोटल साइड वाला। साइड का मतलब क्या होता है? किलिंग। साइड का मतलब क्या होता है? किलिंग। तो ये जो साइड है इसका मतलब है किलिंग, और किलिंग का मतलब क्या होता है? मर्डर। अब देखो कौन से वर्ड कहां से कनेक्ट करेगा और साइड में क्या क्या तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है या पूछा जा सकता है, हम उसको देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट है तुम्हारा द डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ। जो लाइफ का डिस्ट्रक्शन है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बायोसाइड, है ना। इसको आप बोल सकते हो जीवन का अंत। द डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ। तो पूछोगे सर ये बायो क्या है? तो ध्यान देना, इस बायो का मतलब होता है कनेक्टेड विथ लिविंग थिंग्स। जो लिविंग थिंग्स से कनेक्टेड हो दैट इज कॉल्ड बायोसाइड। क्लियर है? तो द डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोसाइड। नेक्स्ट है देखो, ये बहुत इजी है, अ सबस्टांस फॉर किलिंग इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स को किल करने वाला क्या होता है? इंसेक्टिसाइड, मतलब कीटनाशक बोल सकते हो हिंदी में। तो इंसेक्टिसाइड क्या हो जाएगा? अ सबस्टांस फॉर किलिंग इंसेक्ट्स दैट इज कॉल्ड इंसेक्टिसाइड। ठीक है, अब बोलोगे सर इंसेक्ट क्या होता है? उसमें बटरफ्लाई को रख लो, मॉस्किटो को रख लो, एंड्स को रख लो, फ्लाइज को रख लो। उसको जो मारने के लिए जो आप मेडिसिन दवा यूज करते हो, है ना, उसे क्या कहा जाता है? जो सबस्टांस यूज करते हो उसे हम कहते हैं कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड। नेक्स्ट है अ सबस्टांस दैट डिस्ट्रॉयज जर्म्स। जो जर्म्स को क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है। अब बताओ जो जर्म्स को डिस्ट्रॉय करेगा उसे क्या कहा जाएगा? जर्मिसाइड। तो जर्मिसाइड का मतलब आप बोल सकते हो जीवाणुनाशक। हिंदी में क्या बोलेंगे? जीवाणुनाशक। बोलोगे सर जर्म्स क्या होता है? जर्म्स वो होता है जो बहुत छोटा तो होता है लेकिन जिसको समझा जाता है कि भाई मतलब वो डिजीज काउज करता है ना, वो डिजीज मतलब होता है उसका एक मतलब वो उसमें हेल्प करता है, उसे कहा जाता है जर्म्स। अब देखो नेक्स्ट है किलिंग ऑफ वंस नेफ्यू, यानी कि भतीजा की हत्या करना, उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाता है नेपोटिसाइड। मतलब नेफ्यू का जो हत्या है उसे कहा जाता है नेपोटिसाइड। अब देखो इसी में एक वर्ड बहुत फेमस वर्ड है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, दैट इज नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है भाई? भाई भतीजावाद। बोलोगे ये क्या है? भाई भतीजावाद मतलब होता है जिसमें हम अपने फैमिली वाले को प्रेफर करते हैं किसी चीज में, उसे कहा जाता है नेपोटिज्म। क्लियर है? नेक्स्ट है तुम्हारा किलिंग ऑफ अ फ्रेंड। जब आप अपने दोस्त का हत्या करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं एमिसीसाइड। सॉरी, ये AMICICIDE। एमिसीसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ अ फ्रेंड। अब देखो ये एमिसीसाइड जो है, एमिसीसाइड का मतलब होगा किलिंग ऑफ अ फ्रेंड, और ये एमिसी जो है ये लैटिन का एक वर्ड है जिसका मतलब ही होता है फ्रेंड, है ना। तो इसलिए फ्रेंड का हत्या तो वहां पे हम बोलेंगे एमिसीसाइड। क्लियर है? किलिंग ऑफ वंस ब्रदर। अब बताओ अपने भाई की हत्या, ये जो बहुत फेमस वर्ड है जो बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, तो भाई की हत्या के लिए हम यूज करेंगे फ्रैट्रिसाइड। ठीक है, हिंदी लिखना चाहो तो लिख सकते हो भाई का हत्या। नेक्स्ट है तुम्हारा किलिंग ऑफ वंस सिस्टर। वंस सिस्टर होता है सोरोरिसाइड। सोरोरिसाइड का मतलब है बहन का हत्या। बहन की हत्या को क्या बोलेंगे? सोरोरिसाइड। नेक्स्ट है तुम्हारा किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, यानी कि जब कोई लेडी के द्वारा अपने पति का हत्या कर दिया जाए तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है मैरिटिसाइड। MARITICIDE। और यहाँ पे लिख देंगे हम पति का हत्या। पूछोगे सर ये मैरिटी क्या है? MARITI। मैरिटी लैटिन का वर्ड है जिसका सेंस जो आता है वो आता है हस्बैंड। ठीक है, नेक्स्ट आगे ध्यान देना किलिंग ऑफ वंस वाइफ। ये बहुत बार एग्जाम में आया है ना, आप जानते भी होंगे लगभग। इग्जोरिसाइड। इग्जोरिसाइड का मतलब होता है पत्नी की हत्या। ठीक है, तो इग्जोरिसाइड। और किलिंग ऑफ वंस मदर, मैट्रिसाइड, मां की हत्या। और किलिंग ऑफ वंस फादर, फादर का हत्या, उसे क्या कहा जाएगा? पैट्रिसाइड, पिता की हत्या।
तो जो वंस फादर को किल करने का जो है किलिंग है उसे क्या कहा जाता है, पैट्रिसाइड। अब देखो नेक्स्ट है किलिंग ऑफ वंस चाइल्ड, मतलब अपने बच्चे का हत्या करना, उसे हम क्या बोलते हैं, है ना, उसे कहा जाता है फिलिसाइड। क्या बोलते हैं, फिलिसाइड, और बोल सकते हो प्रोलिसाइड। ध्यान से समझना, फिलिसाइड और प्रोलिसाइड। अब देखो फिली और प्रोली दोनों लैटिन का वर्ड है, ठीक है, जिसका सेंस क्या आता है, फिली और प्रोली का सेंस आता है सन और डॉटर। तो सन और डॉटर का जब हत्या की बात होगा तो हम बात करेंगे फिलिसाइड और प्रोलिसाइड का। क्लियर है, तो किलिंग ऑफ वंस चाइल्ड क्या हो जाएगा, फिलिसाइड और प्रोलिसाइड। किलिंग ऑफ क्लोज रिलेटिव्स, अब देखो ये पैरिसाइड जो है इसमें बहुत कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है, पैरिसाइड का मतलब होता है कि भाई फादर का किलिंग मतलब फादर का हत्या वो भी पैरिसाइड है, मदर का हत्या वो भी पैरिसाइड है, और क्लोज रिलेटिव्स का जो किलिंग होता है ना, उसको भी हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैरिसाइड। तो बोलोगे सर हम प्रेफर क्या करेंगे, तो पहली बात ये समझ लेना क्लोज रिलेटिव्स में तो केवल पैरिसाइड का यूज होगा। अब मान लो क्वेश्चन पूछा है, उसमें पूछा हुआ है मर्डर ऑफ फादर का हत्या, तो यदि आपके पास ऑप्शन में पैट्रिसाइड है तो आप उसको टिक करेंगे, नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा, पैरिसाइड करना पड़ेगा। और फिर देखो मदर का हत्या, किलिंग ऑफ मर्डर ऑफ मदर, तो किलिंग ऑफ मदर में यदि मैट्रिसाइड है तो मां की हत्या के लिए हम मैट्रिसाइड को प्रेफर करेंगे, लेकिन मैट्रिसाइड नहीं है तो आप पैरिसाइड के साथ जाओगे, क्योंकि पैरिसाइड फादर मदर और क्लोज रिलेटिव्स तीनों के बारे में बताता है। क्लियर है। नेक्स्ट है देखो इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब ही होता है एकदम छोटा बच्चा जो दूध पीता है। आप एक वर्ड सुने होंगे इन्फेंटिसाइड, तो इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ एन इन्फेंट, मतलब नवजात शिशु, एकदम छोटे बच्चे का जब हत्या कर दिया जाए तो उसे कहा जाता है इन्फेंटिसाइड। क्लियर है। नेक्स्ट है किलिंग ऑफ अ फिटस, इसको फिटस पढ़ोगे, फोएटस मत पढ़ना, किलिंग ऑफ अ फिटस। फिटस का मतलब होता है भ्रूण। भ्रूण क्या होता है भाई, ये फिटस जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, जब कोई मान लो कि कोई मतलब बच्चा है वो अपने माँ के बॉडी में डेवलप कर रहा है, उसे हम बोलते हैं बोर्न। तो इसको आप लिख सकते हो, हिंदी में बोर्न बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी में इसको लिख सकते हो डेवलपिंग इन मदर्स बॉडी। जो माँ के बॉडी में डेवलप कर रहा है उसे कहा जाता है फिटस। क्लियर है। तो किलिंग ऑफ अ फिटस क्या होगा, फिटिसाइड, FOETICID, है ना, फिटिसाइड हो जाएगा तुम्हारा किलिंग ऑफ अ फिटस। क्लियर है। किलिंग ऑफ अ किंग, राजा की हत्या, है ना, राजा की हत्या के लिए हम यूज करते हैं रेजिसाइड। क्या यूज करेंगे, रेजिसाइड। रेजिसाइड का मतलब होता है राजा की हत्या। किलिंग ऑफ अ मास्टर और लॉर्ड, मतलब आप अपने मालिक को या अपने मालिक, लॉर्ड का मतलब मालिक ही होता है, मास्टर या लॉर्ड का जो मतलब हत्या है उसको क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है हैरिसाइड। क्या बोलते हैं हम उसे, हैरिसाइड। हैरिसाइड क्या होता है, किलिंग ऑफ मास्टर और लॉर्ड। क्लियर है। किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, मानव का हत्या, होमिसाइड। जब किसी मानव की हत्या कर दिया जाए तो उसे क्या कहा जाता है, मतलब किसी एक पर्सन का हत्या, तो उसे कहते हैं हम होमिसाइड। किलिंग ऑफ ऑल द पीपल ऑफ अ पार्टिकुलर रेस रिलीजन, जब आप किसी पार्टिकुलर रेस के रिलीजन के व्यक्ति को किल करते उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है जेनोसाइड। जेनोसाइड का मतलब हिंदी समझना, सामूहिक हत्या। सामूहिक हत्या मतलब किसी रेस के लोगों को, मतलब किसी एक जाति के लोगों को, किसी रिलीजन के लोगों को जो मारना है उसे कहा जाता है जेनोसाइड। क्लियर है। और जब ऊपर इतने लोगों को मार दिए हो तो खुद को भी मारना पड़ेगा, और खुद को मारना पड़ेगा तो किलिंग ऑफ वन सेल्फ होता है सुसाइड। क्लियर है। सुसाइड का मतलब होता है आत्महत्या। अब देखो फिर से एक बार देख लेना कि अब देखो मेन इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप समझते हो कि हमारा बिना वोकैब के काम हो जाएगा, बहुत मुश्किल है, ठीक है। आपको अगर मान लिया जा आता है तो ठीक है ना, और इसका PDF के लिए हम आपको एक लिंक देंगे, है ना, वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक, वो वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे तो वहीं पे आपको ये PDF वहां पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहली बात आप अभी सुने, है ना, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद देखो 3-4 सेक्शन में काम करोगे, इजी हो जाएगा, 1 घंटा बैठो, दैट्स इट। आपको क्या करना है, सबसे पहले अभी आप लोगों ने सुनने के बाद आपको क्या करना है भाई, सुना हमने, उसके बाद फिर इसको मान लो कि तुमको जो पता है उसको स्किप करो,
बोलने का मतलब समझना, स्किप करने का मतलब है कि वो तो पता है ही तो उसको छोड़ो, और जो नहीं पता है उसको कॉपी में नोट करो, और कॉपी में नोट करके उसको रिवाइज करो, है ना। और ये सेक्शन यदि आगे और मतलब हम जैसे जैसे इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, आप उसको वैसे वैसे आगे आप बढ़ाते जाएंगे, और देखना कि लगभग 60 से 70 दिन में आपका वोकैब कंप्लीट हो जाएगा, और जल्द ही हम ग्रामर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखो आपको लगभग याद ही हो गया होगा, नकल सैंडविच क्या होता है, टू गिव अ पंच मतलब मुक्का मारना, है ना। इन द सूप, सूप में होना मतलब क्या, बैड सिचुएशन, देखो जो लिखा हुआ है उससे कहीं कोई सेंस मिलेगा नहीं, ठीक है, जो इडियम्स का सेंस है। तो इन अ बैड सिचुएशन और इन ट्रबल मतलब समस्या में होना। और पॉलिश द एप्पल क्या था भाई, एप्पल को पॉलिश करना, फ्लैटरिंग करना। बनाना रिपब्लिक क्या है भाई, तो जो कंट्री वीक है, करप्ट है ना, पॉलिटिकली अनस्टेबल है, उसे क्या कहा जाता है, बनाना रिपब्लिक। सेकेंड बनाना क्या है भाई, अधीनस्थ होता है, सबऑर्डिनेट। अपसेट द एप्पल कार्ड्स क्या है, स्पॉइल द प्लान्स। सैलड डेज क्या होता है, जब आप युवा हैं, अनुभवहीन हैं, वो पीरियड जब आप युवा होते हैं, द पीरियड व्हेन वन इज यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड, ठीक है। हॉट पोटैटो, कॉज पोटैटो और स्मॉल पोटैटो। हॉट पोटैटो कंट्रोवर्शियल इशू, विवादास्पद मुद्दा। हिंदी वाले लोग हिंदी ही ध्यान रखेंगे, वहां एग्जाम में इंग्लिश हो जाएगा क्योंकि कंट्रोवर्शियल तो आपको पता ही है। कॉज पोटैटो क्या होता है, वो व्यक्ति जो दिन भर कुछ नहीं करता है और बहुत ज्यादा टीवी देखता है उसे कहते हैं कॉज पोटैटो, है ना। स्मॉल पोटैटो जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं हो। अब देखो द डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ, बायोसाइड। द सबस्टांस फॉर किलिंग इंसेक्ट्स, इंसेक्टिसाइड। अ सबस्टांस दैट डिस्ट्रॉयज जर्म्स, जर्मिसाइड। किलिंग ऑफ वंस नेफ्यू, नेपोटिसाइड। फ्रेंड का हत्या, एमिसिसाइड है। भाई का हत्या, फ्रेट्रिसाइड। बहन का हत्या, सोरोरिसाइड। हस्बैंड का हत्या, मैरिटिसाइड। वाइफ का हत्या, यूक्सोरिसाइड। मदर का हत्या, मैट्रिसाइड। फादर का हत्या, पेट्रिसाइड। चाइल्ड, फिलिसाइड और प्रोलिसाइड। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, फिलिसाइड और प्रोलिसाइड। क्लोज रिलेटिव का हत्या क्या है भाई, पैरिसाइड। इन्फेंट का हत्या, इन्फेंटिसाइड। फिटस का हत्या, फेटिसाइड। किंग का हत्या, रेजिसाइड। मास्टर और लॉर्ड को मारना, हेरिसाइड, है ना। ह्यूमन बीइंग को मारना, होमिसाइड। किसी पार्टिकुलर रेस और रिलीजन के पर्सन को मारना उसे क्या कहा जाता है, जेनोसाइड। और खुद को मारना दैट इज कॉल्ड सुसाइड, ठीक है। तो ये तुम्हारा यहां तक आज हम लोग वोकैब किए, ठीक है। और सेकंड सेक्शन में हो देखो हम सिनोनिम्स का करवाते हैं, उसके बाद फिर ग्रामर हम जल्दी ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू। और देखो इसका हम चैनल का लिंक जो है ये आपको क्या बोलता है, टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। 2-4 वीडियो बनाएंगे तो फिर थोड़ा सा ये आ जाएगा, मतलब फ्लुएंसी आ जाएगा, उसके बाद फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। स्टार्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता ही है, तो फिर हम इसका जो टेलीग्राम जिसमें पीडीएफ आपको मिलेगा उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे और वहां ज्वाइन करने के बाद आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, हम आपका करवा देंगे, ठीक है। थैंक यू।